बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पिछला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, जिसमें हमने डेटाबेस और डेटाबेस के कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ा था। डेटाबेस के कंपोनेंट्स के अंदर हमने डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल को देखा था। पर्सनल में मज़ीद हमारे पास जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एंड यूज़र क्या होता है, इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। तो आइए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस। यानी हम डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि हमें फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता था। सबसे पहला फ़ीचर जो है इसका डेटा इंटीग्रेशन है। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? अगर हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में स्टोर होता था, और मुख्तलिफ़ फ़ाइल में से डेटा को एक्सेस करना जो है वो एक मुश्किल काम है। यानी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द डेटा स्टोर इन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ़ाइल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रही हों। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो डेटाबेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, यानी ये वाली प्रॉब्लम जो है राइज ना हो। द डेटा इन अ डेटाबेस में बी लोकेटेड इन अ डिफरेंट लोकेशन। फिज़िकली हो सकता है कि डेटा जो है आपका मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स पर सेव हो, लेकिन हम उन्हें कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। इन दिस वे डेटा पेयर सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। इस तरह से डेटा इस तरह से पेयर होता है कि वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक ही लोकेशन पे है। तो ये प्रॉब्लम जो हमारी इंटीग्रेशन की थी, डेटा को इकट्ठा करने की थी, वो हमारी इस डेटाबेस के अंदर रिज़ॉल्व हो गई। बिकॉज़ अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर भी डेटा पड़ा हुआ है तो हम उन्हें कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए आपस में कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से पेयर होता है कि डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड है, एक ही लोकेशन पर पड़ा हुआ है। तो जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये हमारे पास बहुत बड़ी ख़ामी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव है वो डेटा इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी, कि डेटा जो है आपका किस हद तक रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है। तो डेटाबेस का ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमें ये फ़ीचर प्रोवाइड करता है कि ये हमें इंटेग्रिटी देता है, यानी आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट है। इंटेग्रिटी रूल्स, इस मकसद के लिए जो है इंटेग्रिटी रूल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कंस्ट्रेंट्स, शराइत जो है वो बनाई जाती हैं कि इसके मुताबिक जो है वो डेटा आपका एंटर किया जाएगा। जबकि फ़ाइल के अंदर हम जो है ये कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते थे, ये रूल्स नहीं लगा सकते थे। यूज़र को फोर्स नहीं कर सकते थे कि उसने न्यूमेरिक डेटा ही एंटर करना है या उसने करैक्टर डेटा ही इस फील्ड में एंटर करना है। वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का मर्ज़ी डेटा एंटर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर करने लगते हैं तो हम उसके ऊपर शराइत लगा देते हैं कि जैसे हमारे पास रोल नंबर की फ़ील्ड है तो रोल नंबर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक टाइप का डेटा एंटर करे। अगर वो किसी और तरह का डेटा एंटर करने लगेगा तो उस डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट रहता है, उसकी रिलायबिलिटी जो है रहती है। तो हम जो है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो करेक्ट फॉर्म में ही एंटर होगा। तो ये इंटेग्रिटी रूल्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं और उनको फिर फॉलो अप किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक के अंदर जो एग्ज़ाम्पल दी है उसमें अगर हम देखते हैं, एन इंटेग्रिटी रूल कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय आई.डी इज़ नॉट असाइन टू अ मल्टीपल एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो एक ही हर एम्प्लॉय की डिफरेंट आईडी होती है, ठीक है। तो यह डेटाबेस के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक एम्प्लॉय की आईडी कोई दूसरा नाम एंटर करें या एक ही आईडी को दो लोग एंटर ना करें, तो उसके लिए उसके ऊपर कंस्ट्रेंट जो है वो लगाई जा सकती है। कंस्ट्रेंट मतलब होता है शर्त, रूल जो है हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि डेटा और एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटाबेस जो है हमारे पास ये फैसिलिटी, ये सहूलत हमें मुहैया करती है। इट मीन्स दैट द डेटा
एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। द यूज़र कैन चेंज द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, यूज़र जो है डेटाबेस के अंदर डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकता है। एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, और डेटाबेस के अंदर हम किसी भी तरह का कोई चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर। द यूज़र कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्रोग्राम, यूज़र जो है वो प्रोग्राम के अंदर भी चेंजेस कर सकता है विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर हम जो है प्रोग्राम फाइल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात समझा दूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एप्लीकेशन प्रोग्राम के मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी यूज़र को ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करता है। तो एप्लीकेशन डेटाबेस के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो हमें डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, यानी अगर हमने डेटाबेस के अंदर कोई चेंज किया है तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर चेंज करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर चेंज करते हैं तो हमें डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है उसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ता। जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर अगर तो हम किसी फ़ाइल के अंदर किसी तरह का कोई चेंज करते थे, अगर आपको याद पड़ता हो तो हमने पोस्टल कोड की बात की थी कि अगर हम पोस्टल कोड की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर दें, 6 की बजाय 8 कर दें, तो जिस एप्लीकेशन की मदद से हम जो है वहाँ से डेटा को व्यू करें तो हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी हमें कम्प्लीटली जो है उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो इसलिए डेटाबेस जो है हमें ये फ़ीचर प्रोवाइड करती है, ये ऑब्जेक्टिव इस प्रोवाइड करती है डेटा इंडिपेंडेंस का। ठीक है, अब आपको इसकी समझ जो है वो डिटेल में आ गई होगी। इसके बाद जो हम अपना अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेटा मॉडल को पढ़ने से पहले हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, एक्सेस करते हैं, और ये हमें एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन का। यानी ये सॉफ्टवेयर है, ये पूरा एक सिस्टम, जब मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाती है तो ये एक पूरा सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम uses a database manager software to control the overall structure of database। ये वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से ये पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, एक्सेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। इट मीन्स कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान लेयर का काम करता है। आइए हम इसको एक फ़िगर की मदद से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका आपकी ये जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये दरमियान में हमारे पास यहाँ पे ये एक लेयर ही है, यानी ये दरमियान में आ जाता है यूज़र्स के और डेटाबेस के। डेटाबेस के अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा स्टोर होगा, जैसे एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर, सेल्स का, इन्वेंट्री, अकाउंट का। ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डेटा जो है वो हमने डेटाबेस के अंदर सेव किया हुआ है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ये सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दिखा रहा है। आगे ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर है जो कि डील कर रहा है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट कर रहा है और डेटाबेस के अंदर डेटा को डाल भी रहा है, यानी उसके अंदर अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर उसको अपडेट भी करता है, मेंटेन भी करता है। और इसके अलावा डेटाबेस से जब यूज़र ने डेटा को देखना हो, जो डेटा स्टोर है, तो उसको व्यू भी किया जा सकता है। इट मीन्स कि डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो यूज़ करते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स,
सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से डेटाबेस को एक्सेस और मेंटेन किया जाता है। अब आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलो। शेयरबिलिटी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है शेयरबिलिटी का, यानी हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकेंगे, डेटा को शेयर कर सकेंगे। एन एबिलिटी टू शेयर अ डेटा इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरबिलिटी मीन्स दैट द डेटा इज़ शेयर्ड बाय द डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोग जो है वो डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा इज़ स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस, क्योंकि डेटा जो है वह सेंट्रल लोकेशन पे रखा जाता है। डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूज़र हैं वो मुख्तलिफ़ लोकेशन से, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे हों, वो मुख्तलिफ़ लोकेशन पे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लोग कहीं और हो सकते हैं, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के लोग कहीं और हो सकते हैं, तो वो एक ही लोकेशन से डेटा को मुख्तलिफ़ जगहों पर एक्सेस कर सकते हैं। इट रिड्यूस द स्टोरेज कास्ट। इससे स्टोरेज कास्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि डेटा जो है वो एक ही जगह पे स्टोर होता है। और ये डेटा की कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा आपका चेंज नहीं हो रहा, एक जैसा रह रहा है। आगे है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी means that the user must be able to access the data at database management system, यानी अवेलेबल है आपका डेटा, आसानी के साथ जो है वो यूज़र उसे हर टाइम एक्सेस कर सकता है। दैट डेटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो आपका डेटा जो है अवेलेबल हो, आपको मतलब किसी तरह की कोई हर्डल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना उसमें आए, आप उसको हर टाइम एक्सेस कर सको जब भी ज़रूरत हो। अवॉल्वबिलिटी है। अवॉल्वबिलिटी का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस इन्वायरमेंट, यूज़र की इन्वायरमेंट में किसी तरह के कोई चेंजेस होते हैं तो डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अवॉल्वबिलिटी मीन्स दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन द यूज़र रिक्वायरमेंट और चेंज इन द टेक्नोलॉजी। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई चेंज आता है, यूज़र की इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डेटाबेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। द चेंज इन अ डेटाबेस में अगर इन टू वे, डेटाबेस के अंदर जो चेंज है वो दो तरह से हो सकता है। किन दो तरह से हो सकता है? इट में चेंज बाय द कंटेंट और बाय स्ट्रक्चर। हो सकता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज किया हो, उसका कंटेंट्स चेंज किए गए हों, उसका डेटा चेंज किया गया हो। For example, the structure of data may be changed if the operation of organization is expanded. अगर तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन यानी उसके टास्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें अवॉल्वबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम जो है वो इजीली डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर यूज़र की इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होते हैं, अगर कंपनी के अंदर ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं या फिर डेटा उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती हैं तो डेटाबेस के अंदर हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है अवेलेबल है ऑल द टाइम, उसको एक्सेस है या नहीं है। शेयरबिलिटी यानी हम डेटा को मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर शेयर कर सकते हैं। एक ही तो डेटा जो है हमें इस तरह से होता है कि सेंट्रलाइज्ड होता है और हमारी डेटा की मुख्तलिफ़ जगह पर स्टोर करने की कॉस्ट जो है वो बच जाती है। ये ऑब्जेक्टिव थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन। आज के लेक्चर का जो है यहाँ पर एंड होता है। ये ही वाले दो क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करने थे। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।